स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल आओ पढ़ें सोशल साइंस। अभी तक आप लोगों ने रिवीजन अपनी जोर शोर से शुरू कर ली होगी और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको शुरू करना है चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी से, वो आपने पढ़ लिया है। और दूसरा चैप्टर मैंने आपसे कहा था आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, और उसकी भी आपने तैयारी कर ली होगी। और जिन बच्चों ने अभी तक ये तैयारी नहीं की है वो मेरे इस चैनल पर आप उसे देख सकते हो। और पहला जो डे 1 की जो तैयारी थी वो मैंने पॉलिटिकल पार्टी से दी थी, और दूसरी मैंने तैयारी जो आपको कहा था करने को वो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से कहा था। अब आपके ये दो ऐसे मेन चैप्टर हैं जिनकी तैयारी आपने कर ली है, और जिन्होंने अभी तक नहीं की है वो जाकर मेरे सभी जो चैनल पर लेसन दिए गए हैं उसे दोबारा देख लें और अपनी तैयारी कर लें। अब ये दो चैप्टर्स जो थे हमने कर लिए। तीसरा मैंने कहा था जेंडर रिलीजन एंड कास्ट से, आपने वो भी पढ़ लिया है। अब आते हैं हमारा एक और चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, जिसे कहा है मैंने अगले नंबर पे रखा है, वो है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के लेसन्स को हम देखते हैं, और हमारा तैयारी के हिसाब से हमारा डे चल रहा है 4th डे। अब आते हैं ठीक उन सभी को जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, उनको पता है मैं किस तरह से आपको दे रही हूँ, तैयारी किस तरह से करवा रही हूँ। मैंने आपके लिए वेरी स्मॉल, वेरी और उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और तीसरे नंबर पर मैंने आपसे रखा है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अब तैयारी करने के लिए मैं जो चाहती हूँ कि आप इस तरह दोनों तरह से छोटे क्वेश्चन पढ़ के बड़े प्रश्न पर जा सकते हैं, और अगर बड़े पढ़ लो तो छोटे कवर हो जाते हैं। तो दोनों ही तरीके सही हैं आप याद करने के, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके सामने छोटे से बड़े पर जा रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि अगर आपने अच्छे से पढ़ना है तो जैसे जैसे मैं आपके सामने एक स्लाइड लेकर आती हूँ तो आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे अपना याद कर लीजिए। और अगर आप स्क्रीन पर जैसे पढ़ते हो तो आपको कंसंट्रेशन पे प्रॉब्लम आती है, तो बेहतर यही होता है या तो आप देखकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसके प्रिंट आउट ले लीजिए। जब पेपर हाथ में होता है तो हम लाइन लगा लगा कर जब पढ़ते हैं तो अच्छे से याद होता है। तो ठीक है। और अब हमारे पास जो ये चैप्टर है फेडरलिज्म का, इस चैप्टर को आपने थोड़ा सा तैयारी इस ढंग से करनी है कि इस चैप्टर में से जो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे चाहे वो हम लॉन्ग आंसर में कवर कर रहे हैं, उनमें भी काफ़ी कुछ छोटे 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के या 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे एक्सपेक्टेड बनते हैं। तो हम उसके हिसाब से तैयारी रखेंगे और एमसीक्यू के हिसाब से तैयारी रखेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा माइन्यूट सा आपने इसमें से पढ़ना है। आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं, आपका जो चैप्टर इसके फेडरलिज्म के बाद है पावर शेयरिंग। तो हम यहाँ पर अगर फेडरलिज्म एक कॉन्सेप्ट है तो उसका जो एग्जाम्पल है वो पावर शेयरिंग है। ठीक है, तो जब हम पावर शेयरिंग में आपको पढ़ा बताऊंगी तब हम उसके फिर से हम प्रैक्टिकली फेडरलिज्म को वहाँ देखेंगे। चलिए, यहाँ पर फेडरलिज्म लेसन का नाम ही फेडरलिज्म है, तो हमारा ऑब्वियस है क्वेश्चन जो बनेगा, व्हाट इज़ फेडरलिज्म। इसको आपकी किताब में जिस ढंग से आपको दोनों तरह से डिफाइन किया गया है, तो मैंने दोनों ही तरह से एक्सप्लेनेशन आपको दी है। आपको अगर लॉन्ग याद हो जाता बहुत बढ़िया है, जिसे बिल्कुल याद नहीं होता मैं उसे उसके लिए ये डेफिनेशन लेकर आई हूँ, तो आप उसे याद कर लीजिए, एक एग्जाम्पल जरूर पढ़ लीजिए। अब उसके बाद आता है फेडरलिज्म क्वेश्चन, जो अगर बुक के हिसाब से हम लेसन वाइज अगर देखें, आप अपने पढ़ते समय ना एक बात जरूर कीजिए, अपनी किताब जरूर अपने साथ रखिए। एनसीईआरटी की जो किताब रहती है उसे अपने साइड में जरूर रखिए। क्या होता है, किताब में कुछ हेडिंग दी होती है, अगर आपने ध्यान से अपनी एनसीईआरटी की किताब को देखा है कि किताब में आपकी हेडिंग्स दी होती हैं, आपने उन हेडिंग्स को जरूर देखना है। उससे क्या होता है, आपको एक किताब के पाठ की जो लेसन जो है उसका पूरा जिस्ट आपको मिल जाता है। और जब आपको लेसन का जिस्ट जो मिलता है तो किताब जो है आपके दिमाग में छप जाती है, और उससे क्या होता है कि आपको पता रहता है कि इस लेसन में है क्या।
जब लेसन पता है आपको तो आपको वो क्वेश्चन याद ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। नहीं तो क्या होता है, जब पढ़ तो आप बेशक लेते हो पर वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो बेहतर है जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हो या इस चैनल को देख रहे हो तो एक काम जरूर करना है, अपनी किताब में ये चैप्टर निकाल कर साथ रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप साथ रखोगे तो आप उसके साथ कोरिलेट करोगे कि हाँ जो है ये जो आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल पाठ के साथ साथ चल रहे हो और कुछ और चीज़ें भी आपके दिमाग में बढ़ती रहेंगी। और चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहाँ पर ये एक आपका क्वेश्चन बनता है जो मैंने लॉन्ग आंसर पे दिया है, व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। ये क्वेश्चन जो है आप लॉन्ग आंसर में देखोगे, अभी मैंने इसको छोटे में रखा है। तो उस फीचर्स में एक फीचर रहेगी कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम, कि उसके दो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फेडरलिज्म के क्या हैं। तो एक वो क्वेश्चन, वो 7th पॉइंट है उसमें, और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाता है। ये छोटे में मैंने दे दिया है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर पढ़िए। ये है हमारा व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। तो आप to safeguard and promote unity of the country and to accommodate regional डाइवर्सिटी। ये दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसे आप डेमोक्रेसी का चैप्टर पढ़ते समय वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है आपका। तो इन दो सेंटेंसेस को आपने बिल्कुल याद कर लीजिए। अब आते हैं कुछ टर्म्स हैं हमारे यहाँ पर। डिफाइन कोएलिशन गवर्नमेंट, ये भी एक टर्म है। व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम, ये भी एक टर्म है, तो आप इसे याद कर लीजिए। ये जो इस चैप्टर में एक्सपेक्टेड जो आपके हैं, आपका एमसीक्यूज हो गए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये एक्सपेक्टेड ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप इस ढंग से इस लेसन की तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आता है हमारे वेरी स्मॉल क्वेश्चन में, जिसे हम एमसीक्यू में फिल ऑब्जेक्ट और या 2 मार्क्स में हम देखते हैं, डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन आपका एक टॉपिक है और आपको उसे डिफाइन करना है। व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या कदम उठाए गए। ये शॉर्ट आंसर में भी है। आपको मैं ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में दूंगी, और यही क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स में मान लीजिए आता है तो पॉइंट बिल्कुल आपके सही ये रहेंगे। और जितना इस स्लाइड में देख रहे हो, ये पूरा अगर टॉपिक डिटेल्ड 5 मार्क्स में आ जाता है तो मैंने ये सारा का सारे जो एक आंसर आप यहाँ पूरी जो स्लाइड आप देख रहे हो, ये पूरा एक कंप्लीट आंसर आपका एक बन जाता है 5 मार्क्स के लिए। चाहे वो किसी भी तरह से आए, आपको एक डिसेंट्रलाइजेशन पूछा है, किसी भी रूप में पूछा है और 5 मार्क्स में आ गया मान लीजिए क्वेश्चन, तो आप ये देखिए कि इसमें हमने डिफाइन भी कर दिया डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत यानी सत्ता की बंटवारे की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो व्हाट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन। और दूसरी तरह से भी पूछा जाता है, व्हाई डू वी नीड डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपके 3 तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर कर दिए, डेफिनेशन और उसके साथ 2 तरह के उसको कि उसके पीछे की वाई देर इज़ अ नीड टू फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके लिए आपके पास ये पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। अगर यही क्वेश्चन अकेला ही 5 मार्क्स में आ जाता है तो आप ये की सेंटेंसेस आपको दिए हैं, आप इनको लिखकर एक एक सेंटेंस एक्सप्लेन कर दो। और अगर नहीं आप कर पाते हो तो ये की सेंटेंसेस आपके लिए इनफ है, आप इसे पूरा याद कर लीजिए। अब आता है कि डिसेंट्रलाइजेशन में गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया, क्या चेंजेस लेकर आए। तो वो भी आपको बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा आंसर आपको दे दिया है। आपको ये रेड में कीवर्ड सेंटेंसेस दे दिए हैं। आप इसके पास आपने रेगुलर इलेक्शंस, सीट्स आर रिजर्व्ड, सीट्स फॉर वुमेन एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल छोटा सा आंसर बना दिया है और आप इसे 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आप इस आंसर को पूरा लिख दें, क्योंकि ये पूरी जो चेंजेस किए गए थे, आप पूरे के पूरे चेंजेस आप इसे लिखोगे। और बिल्कुल मैंने इसको आपको एक सेंटेंस में पूरा तैयार करके ये आंसर दिया है, तो जिस तरह से दिया है आप उसे रट लीजिए।
ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है, एक हीरो क्वेश्चन जिसे मैं कहती हूँ अपनी भाषा में कि ये हीरो क्वेश्चन आता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन को हम हीरो में मानकर चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये पूरे का पूरा जो है एक ही स्लाइड में आपको दे दिया कि आपको कहीं और किसी भी तरह से इस क्वेश्चन के लिए भटकना ना पड़े। तो ये पूरे का पूरा आंसर आप तैयार कर लीजिए। राइट, तो यहाँ पर आपका एमसीक्यू हो गया, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो गया, और एक और क्वेश्चन हो गया जिसे मैंने हीरो क्वेश्चन कहा है। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। एक और क्वेश्चन बनता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो आप इसमें भी मैंने आपको ये डिफरेंस के तौर पे दे दिया है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आता है कमिंग टुगेदर के बारे में, फेडरेशन क्या है, तो आप ये 3 पॉइंट लिख दीजिए। अगर पूछा जाए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, तो ये 3 पॉइंट लिख दीजिए। अगर डिफरेंस पूछा है तो आप इस तरह से लिख दीजिए। और डिफरेंस भी इस तरह से बनाया गया है कि आपको एक साइड का याद करते दूसरे साइड अपनी आप याद आ जाएगा। तो आप इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल पैटर्न में दिया है। इसमें एक में है एक में नहीं है। हमेशा डिफरेंस में मैं इस तरह से याद करवाती हूँ कि मान लीजिए इसमें है इसमें नहीं है, तो इस तरह से कुछ कोरिलेट करके आप पढ़िए तो आपको जल्दी याद होगा। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं 3 मार्क्स के। तो ये आपके लिए एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार है। आगे बढ़ रहे हैं। और हाँ, एक और चीज, इस क्वेश्चन में आपका एमसीक्यू भी तैयार हो रहा है। पहला पहला सेंटेंस जो है वो आपके एमसीक्यू में आ जाता है। अगर एग्जांपल पूछ लिए तो ये आ जाता है। अदरवाइज अगर कोई और फीचर इसका कमिंग टुगेदर को आपको पूछा जाता है तो आपका फिर एमसीक्यू में कवर हो जाता है। तो इसको अगर ध्यान से पढ़ते हो तो एमसीक्यू का अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कोई बनता है कमिंग टुगेदर में, तब भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए, अब आते हैं हमारे वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस में। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास एक है हीरो क्वेश्चन। कुछ सालों पहले जो अगर हम बोर्ड के पेपर उठा के देखें तो ये बड़ा सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन चलता था। ये 5 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता था। राइट, इस बार के इसमें इसको 5 मार्क्स में नहीं रखा गया। कोई नहीं, सीबीएसई में क्वेश्चन कोई 5 मार्क्स में आ जाता है, कभी वो 3 मार्क्स में आ जाता है, कभी 2 मार्क्स में आता है। तो हम इसकी तैयारी जो है, मैं चाहूंगी कि आप इसे 5 मार्क्स के हिसाब से कीजिए। क्यों कीजिए 5 मार्क्स के हिसाब से? क्योंकि इसको 5 मार्क्स का पढ़ने से आपकी जो तैयारी है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी हो जाएगी, सब्जेक्टिव के लिए भी हो जाएगी, और प्लस जो इसके एक एक की पॉइंट्स हैं आपको एक एक क्वेश्चन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। यानी एक एक क्वेश्चन जो इसके की पॉइंट्स हैं वो अपने आप में एक एक एमसीक्यू बन जाता है। तो इसलिए हम इसको डिटेल इसको पढ़ेंगे। और ये आपको बड़ा नहीं दिया गया, बिल्कुल छोटा सा बनाकर आपको दे दिया गया है जिससे आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। आपको मैंने शुरू में कहा था कि ये जो 7th पॉइंट है ये मैंने आपको शुरू में वेरी स्मॉल के अंदर दिया है। तो ये वही पॉइंट है जो मैंने कहा था कि ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का आ सकता है। ये 7th पॉइंट अलग से भी एक क्वेश्चन फॉर्म में आ जाता है। तो आप इसलिए इनको पढ़ लीजिए। आप आपको देखिए, मैंने आपको जब फेडरलिज्म की डेफिनेशन दी थी क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट में, तो ये पॉइंट आपको दिया था। तो ये पॉइंट मैंने आपको दिया था, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पॉइंट्स पूरे सातों के सातों पॉइंट आप याद कीजिए। क्योंकि 7 पॉइंट याद कर कर आप ये मान लीजिए कि आपके 7 क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। राइट, और आपका किसी भी तरह से ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो डेफिनेशन आपको 2 दी थी, आप फेडरलिज्म की डेफिनेशन वहाँ से उठा ली, चाहे वो याद करके लिख दीजिए और चाहे ये लिख लीजिए। तो आगे बढ़ रहे हैं। वेरी लॉन्ग में अब क्वेश्चन आता है व्हाट पॉलिसी हैव स्ट्रेंथेंड फेडरलिज्म। अब इस क्वेश्चन को मेरे साथ ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहने जा रही हूँ कि ये जो क्वेश्चन है कि हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, ये स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी में यूज की गई है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर हेडिंग में दे दिया। तो उसमें आप देखोगे कि किस तरह से हमने फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया है। वन अपनाकर लिंग्विस्टिक्स, जो पॉलिसी हमने अपनाई है वो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड लैंग्वेज पॉलिसी। और इसी तरह से थर्ड पॉइंट जो है नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे, इंटर स्टेट रिलेशन, तो उसकी बात करेंगे। अब ये इस आंसर के पॉइंट्स हैं। इसको लिंग्विस्टिक स्टेट को नंबर 1, लैंग्वेज को नंबर 2, इंटरस्टेट रिलेशंस को नंबर 3, ये 3 पॉइंट्स के अंदर
सब मेन हेडिंग्स हैं और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं। अब ये तो बनता है एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और इसी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन छिपे हुए हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लिंग्विस्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, इंटरस्टेट रिलेशन, तो करके ये 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो हम कैसे याद कर लेंगे उसे? हमने सिर्फ एक क्वेश्चन के अंडर इन पॉइंट्स को याद कर लेना है, और अगर यही क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स में आ जाता है तो हमारा अलग अलग क्वेश्चंस को हमारे पास पॉइंट्स हमारे तैयार है, क्योंकि हमने इसी एक ही जगह हमने इसके 3 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली है, क्योंकि हमने इसको पढ़ा है 5 मार्क्स के अंदर। तो आप इसे पूरा 5 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ में आपने इसमें आपके एमसीक्यू कवर हो रहे हैं, या देख लीजिए कि जहाँ पर आपको कहा गया कि न्यू स्टेट्स हैव बीन मेड, दिस वाज मेड अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज पीपल स्पोक इन द सेम स्टेट। तो कौन कौन एंड स्टेट देयर आर सम हैज बीन क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो वो कौन से स्टेट हैं जो लैंग्वेज बेस पर नहीं क्रिएट किए गए? तो उसमें आता है नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। तो ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है, राइट। तो इसी तरह से अब आप देखिए कि ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है सीबीएसई का कि बिसाइड हिंदी देयर आर हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर? 21 लैंग्वेजेस आर देयर, और इंक्लूडिंग हिंदी इट इज 22। तो आपका यहाँ पर आपके एक और एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आपका पूरे के पूरे इन गनशॉट पॉइंट्स को देखते हुए आप एमसीक्यू की भी तैयारी हो रही है, और आपको कोई स्पेशल उसके लिए नहीं पढ़ना पड़ रहा, और आपके ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी साथ में तैयारी हो रही है। तो ये आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर डालिए। इसका अगला पार्ट देख रहे हैं अगली स्लाइड में। इसका तीसरा जो पार्ट है इस आंसर का, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज पॉलिसी, और तीसरा हो जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो ये भी एक अलग से क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में। अगर आपने देखा होगा कि सेंटर स्टेट रिलेशन को ये जो है क्वेश्चन इस तरह से भी आता है, और एक नीचे आप देख रहे हो क्रिटिकल एनालिसिस सेंटर स्टेट रिलेशन प्रायर टू 1990 एंड आफ्टर। तो हमने यही चीज जो मैंने आपको कंपेयर करके दी है, यही चीज हमने सेंटर स्टेट रिलेशन में बताई है। तो ये क्वेश्चन 2 तरह से आपके पास, यही जो आपके पास है ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है और इस तरह से भी। बट अगर 5 मार्क्स में आपसे पूछ रहे हैं तो आप इस तरह से बताओगे, डिफरेंस में पूछ रहे हैं तो आप ऐसे बताओगे। तो आपको ये भी 3 मार्क्स की तैयारी करके आपको ये डिफरेंस दे दिया, बिल्कुल सिंपल डिफरेंस दिया है, आप इसे याद कर लीजिए। आगे चल रहे हैं। अब आता है बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, इसको भी मैं हीरो क्वेश्चन के उस पर रख रही हूँ। काफ़ी बार ये क्वेश्चन अगर पुराने पेपर हम सीबीएसई के देखते हैं तो ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता था। तो डिस्क्राइब द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पूछा गया है। और फिर मज़ेदार बात यही क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में कवर हो जाते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं यूनियन लिस्ट में आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है स्टेट लिस्ट में आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। और अदर वे अराउंड भी ऐसा पूछा जाता है कि आपको मान लीजिए पूछ लिया है कि एजुकेशन जो है वो किस लिस्ट में आएगी, तो आपको वो लिस्ट बतानी होगी। और कौन सा ऐसा है कि सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी 3 लिस्ट, दैट इज in union list, state list or concurrent list, who can make the law. So here is it that, and we keep that one in a रेजिडरी लिस्ट में। तो आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो गया, फिर एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। तो अगर और आपने याद कहाँ किया उसे 5 मार्क्स में एक बार याद कर लिया, आपने बहुत सारे अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को एक ही साथ प्रिपेयर कर लिया। आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, किसी भी तरह से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं तो सारे आप इस यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप इसे याद कर लीजिए, भले ही अगर 5 मार्क्स में नहीं आया तो आपके मोस्टली एमसीक्यू में आराम से कवर हो रहा है। तो आपने एमसीक्यू की तैयारी करते हो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पढ़ा, 5 मार्क्स की तैयारी करते हो एमसीक्यू कवर किए। आगे चल रहे हैं। अब आता है आप अगर आप किताब आपने अपने साथ रखी हुई है एनसीईआरटी, तो हम बुक के लास्ट पार्ट में पहुंच रहे हैं। अब लास्ट पार्ट में हमने डिसेंट्रलाइजेशन के बाद जो पार्ट है आप बुक में एनसीईआरटी में साथ साथ देखते रहिए कि अब हम बात कर रहे हैं कि हमने इंडिया में 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट जब इंट्रोड्यूस किया तो व्हाट वी कॉल इट एज अ पंचायती राज। तो यहाँ पर हम पंचायती राज
के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है गाँव में और शहरों में। तो एक क्वेश्चन आपका दिया है लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज में कैसे वर्क करती है, उसके बारे में आपको पूरा स्ट्रक्चर यहाँ दे दिया गया है। अब फिर से वही बात के दोहरा रही हूँ मैं आपको कि ग्राम पंचायत के बारे में कुछ लिखने को आ रहा है तो आपके पास फिर से पॉइंट है, ग्राम सभा में आपके पास है तो फिर पॉइंट है, फिर यहाँ से एमसीक्यू कवर हो रहा है कि ग्राम सभा क्या है। तो द पंचायत वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर, दो जो है इस मेंबर। तो यहाँ पर आपका ग्राम सभा के बारे में है। नेक्स्ट पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल है। उसके बाद जिला परिषद है। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। 5 मार्क्स की तैयारी करते हुए हमने बहुत सारे एमसीक्यू कवर कर लिए हैं, बहुत सारे हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, और या कहा जाए 3 मार्क्स का क्वेश्चन साथ में कवर हो रहा है। तो ये हमारा इतना क्वेश्चन पढ़ते ही हम रूरल लोकल गवर्नमेंट को कवर का टॉपिक कवर करते हुए एक ही में हमने सारे इस तरह के क्वेश्चन कवर हो गए हमारे। अब इसी उसमें हमारा आता है, अगर हम देख रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो ये हमने बात की है गांव की। अब हम बात करने जा रहे हैं शहर में लोकल गवर्नमेंट की। तो उसके लिए आपका ये क्वेश्चन बनता है, द एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो आपके बुक के हम लास्ट पैराग्राफ के पास पहुंच गए हैं, और वह ये होता है, इसके बाद आपका लेसन कंक्लूड होता है और ये टॉपिक आपका लास्ट में कवर हो रहा है। तो आप इसे, ये है आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा ये करेक्ट कर लीजिए। मैं क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ क्वेश्चन में आना चाहिए था, अगर आप ध्यान से मैं आप नोट कीजिए। एक थोड़ा सा यहाँ रूरल लिखा गया है, इसकी जगह हमें लिखना है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। करेक्ट कर लेते हैं, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये है अर्बन लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है। एक और क्वेश्चन है जिसे हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में कवर हो रहा है। तो होता है 1 मार्क्स में, अगर मोस्टली 1 मार्क्स में पूछा जाता है, पर कभी कभी एक्सपेक्टेड हो सकता है कि ये 3 में भी पूछा जाए। तो अगर 3 मार्क्स में पूछा जाता है, दैट इज फेडरल, डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। ये आपके शुरू में पार्ट में, जैसे ही हमने फेडरलिज्म की डेफिनेशन की थी, उसके साथ ही हमने बात की है एनसीईआरटी बुक में यूनिटरी गवर्नमेंट की। तो हमने यहाँ पर आपको ये एक डिफरेंस दिया है। ये डिफरेंस इसलिए दिया है कि इस डिफरेंस में एक तो दोनों की आपकी डेफिनेशन, जो पॉइंट नंबर 1 है, वो दोनों डेफिनेशन दे रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है, और उसके बाद इनकी फीचर्स हैं, उसके बाद एग्जाम्पल है आपके पास। तो यहाँ फिर से आपके पास मैं कहूँगी एमसीक्यू क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं। आपके पास 1 मार्क्स क्वेश्चन तैयार हो गया, और उसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, 3 मार्क्स हो रहे हैं, और 5 आप देखिए 5 पॉइंट्स यहाँ दिए हैं, तो आपका ये 5 मार्क्स का लेवल का भी तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है आपको अब क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर से कैसे तैयारी की जाए और क्या पढ़ा जाए। ये चैप्टर ऐसा है कि इसको थोड़ा सा माइन्यूटली आप देखिए, क्योंकि आपके एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है, M2 मार्क्स एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। और अगर पुराने पेपर के हिसाब से देखें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ बनता था, मैंने शुरू में ये बात आपसे कही है। तो आप इस तैयारी कीजिए। हाँ, मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि आपने जो भी आपने देखा उसे कंटिन्यूसली नहीं, आप उसे एक स्लाइड को उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने पास रखिए, और उसको अगर लिख लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, नहीं लिख पाए तो आप इसका प्रिंट आउट जरूर लीजिए, क्योंकि जब आप लाइन लगा लगा कर पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में छप जाती है बात। तो उसे पक्का करने के लिए जरूर उसका प्रिंट आउट लीजिए, अंडरलाइन कीजिए, और आप जब इस तरह से उसको अंडरलाइन करते हो तो आप ये समझिए कि अपने दिमाग में आप उसे पक्का कर रहे हो। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सबने जैसे मैं कह रही हूँ आप ऐसा किया होगा, और सारे बढ़िया से आपकी तैयारी हो रही होगी। अब अगला चैप्टर हमारा पॉलिटिकल साइंस का हमारा लास्ट चैप्टर रहता है पावर शेयरिंग। वो जल्दी से जल्दी मैं वो भी चैप्टर आपको अपलोड करती हूँ, और इससे आपकी तैयारी हो जाएगी पूरी कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस की, और आप अपने पूरे 20 मार्क्स की तैयारी आप कर लोगे। थैंक यू बेटा।